नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का बड़ा हमला, आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद। सीएम बघेल ने जताया दुख, कहा माओवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन शीश महल पर घिरे अरविंद केजरीवाल, 8 लाख के पर्दे, वियतनाम के मार्बल, घर के रेनोवेशन में खर्च किए 45 करोड़ रुपए। बीजेपी ने दिल्ली सीएम की सादगी पर उठाए सवाल। मानहानि मामले में हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग, सूरत कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। आईएएस अधिकारी हत्याकांड में सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई पर गरमाई सियासत, सरकार के फैसले पर नीतीश का विरोध, नेता और अधिकारी बोले पुनर्विचार करे सरकार। महाराष्ट्र में सीएम बदलने की अटकलों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, संजय राउत के दावों को बताया हवा हवाई, कहा यह राउत का अपना मानना है। और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आज बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए। हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। ब्लास्ट के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया। हमले के बाद जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी रही। जानकारी के मुताबिक डीआरजी बल को अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद नक्सल विरोधी अभियान के लिए वो अरनपुर गए। तलाशी अभियान के बाद सभी जवान वापस लौट रहे थे, तभी माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया। डॉक्टर साहब, बड़ी खबर आज की, दंतेवाड़ा में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये शॉकिंग खबर है। सबसे पहले उन तमाम जाबाजों को श्रद्धांजलि जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी है। ये लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ये हमला करने वाले कौन हैं? ये एक आतंकी हमला है। ये सीपीआई माओइस्ट के जो आतंकी जंगल में इस तरह का कुकर्म करते हैं, इस तरह का पाप करते हैं, और उसको एक आइडियोलॉजिकल कवर देने का काम दिल्ली में बैठे, जेएनयू में बैठे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे कई सारे प्रोफेसर्स और लुटियन दिल्ली में बैठे कई सारे पत्रकार इन आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उनको एक आइडियोलॉजिकल कवर देते हैं। इन वामपंथियों का एक ही इलाज है, सरकार को बहुत ही हार्ड फैसले लेने पड़ेंगे। यह दुनिया का चौथा सबसे खूंखार आतंकी संगठन है, ये सीपीआई माओइस्ट। ये जो वामपंथी होते हैं, जहां होते हैं खून खराबा करते हैं। दिक्कत यह है कि इसके कई सारे चट्टे बट्टे और दलाल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में इन्होंने घुसपैठ कर रखी है, और इसलिए जब भी कोई कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ होती है, ये लोग तमाशा करते हैं। आज जेएनयू में कुछ वामपंथी संगठन जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के सपूतों ने जान दी है और ये काम इन वामपंथियों के हाथों हुआ है। देश के दुश्मन कौन हैं, इस देश की जनता को बहुत ही क्लियर कट पता होना चाहिए। अदरवाइज ये भेड़िए हमारे बीच रहकर हमें ही नुकसान देते रहेंगे। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार नक्सलियों के खात्मे की बात तो कर रही है, लेकिन इस हमले के बाद सरकार पर अब लगातार सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वहीं ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद दिल्ली में आप सरकार मुश्किल में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। खबर है कि केजरीवाल ने अपने घर को रेनोवेट करवाने के लिए करोड़ों के पर्दे, लाखों के कालीन बिछवाए हैं, और ये सारा पैसा सरकारी खजाने से निकाला गया है। आम आदमी पार्टी इस खुलासे के बाद लगातार ठीकरा पीडब्ल्यूडी पर फोड़ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर खर्च की गई रकम के सामने आने के बाद विपक्ष भी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या है ये शीश महल की कहानी? कहानी बहुत ही साफ है।
चाणक्य ने कहा था कि जहां की जनता लोभी होगी वहां कोई क्रिकेट किस्म का कोई दुष्ट वहां का राजा बनता है। वही दिल्ली की कहानी है। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 8 लाख रुपए का एक पर्दा कहां मिलता है? ये कहां से लाया है इसने? 45 करोड़ रुपए सिर्फ घर को सजाने में। आप किचन बनाओगे 1.25 करोड़ में। ये कैसा किचन है? मार्बल हिंदुस्तान में नहीं मिलता। और मुझे जानकारी मिली है कि वो मकराना से, जिससे ताजमहल में जो लगे हुए हैं संगमरमर, वो लगाया जा रहा था, इसने मना कर दिया, बोला ये घटिया है, वियतनाम से आएगा, हिंदुस्तान में संगमरमर नहीं है। ये अय्याश है। झूठा तो पहले था ही, झूठ बोलने में तो इसने पीएचडी करी रखी है, लेकिन अब मालूम चल रहा है इस खुलासे के बाद ये पैथोलॉजिकल लायर होने के साथ साथ एक अय्याश है। आपको अपने घर में लगाना है, मेहनत करो, बिजनेस करो, अपने से कमाओ, उसके बाद जो कुछ भी लगाना है आप लगाएं। ये दिल्ली की गरीब जनता, सिर्फ कंसल्टेंट को तुमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे, इतने में तो एनसीआर में बड़े बड़े फ्लैट्स आ जाते हैं। 1 करोड़ रुपए आपने सिर्फ घर के अंदर पर्दे में खर्च कर दिया। इतने में तो बड़ा बड़ा 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। और ये बेशर्म आदमी खुद को कहता है कि मैं आम आदमी हूं, वीआईपी कल्चर खत्म करने आया हूं। दिल्ली की जनता ने जैसे शख्स को वोट दिया, तो अब उसको भुगतना भी दिल्ली की जनता को ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, केजरीवाल ने अपने बंगले को आलीशान बनाने के लिए जनता का पैसा खर्च किया है, जिससे जनता आग बबूला हो उठी है और अब केजरीवाल से इसका जवाब मांगा जा रहा है। अगली खबर में बात करते हैं मानहानि मामले में राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा माफी के लिए अब गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस मामले में सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और बाद में राहुल को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल ने सेशन कोर्ट में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी, जहां उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर साहब, क्या इस बार भी राहुल को हाईकोर्ट से झटका लगेगा? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन होगा वही जो लोअर कोर्ट में हुआ, जो सेशन कोर्ट में हुआ। जज साहब फिर इनसे पूछेंगे कि आपने जो कहा गलत कहा या सही कहा, माफी मांग लो। और अगर ये फिर उसी जिद पे अटके रहे कि मैं तो गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, अगर ये डायलॉग हाईकोर्ट में भी इन्होंने दे दिया तो फिर यहां से भी वही रिजल्ट आएगा। केस ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इस बात को समझिए। केस ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ लोगों को आहत हुआ है, आपने एक समुदाय विशेष को आपने टारगेट करके आपने सब कुछ कर दिया। इसकी सबसे सरल तरीका इस पचड़े से बाहर निकलने का है कि जब लोअर कोर्ट में ही जज साहब बोल रहे थे कि भाई आप इसके लिए अपने आप को मानते हैं कि भाई गलती से निकल गया, आप बोल दिए होते लोअर कोर्ट में ही कि इलेक्शन का मौसम था, मैं बोल गया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन कोई सद्बुद्धि राहुल गांधी को दे और राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट कर ले, ये राहुल गांधी के चरित्र में ही नहीं है। हाईकोर्ट में इनके वकीलों को बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की पूरा भविष्य जो है उस पे अधर पे लटका हुआ है। अगर सजा निरस्त नहीं होती है, 2 साल की सजा कायम रहती है, तो ये 2 साल और अगला 6 साल, मतलब अगले 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 भी जाएगा और 2029 भी जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हेडलेस, बिना इंजन वाली गाड़ी कहीं नहीं जाती। तो राहुल गांधी के लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि हाईकोर्ट में जाए और कहें कि गलती हो गई, माफी मांग लें
और मामला को खत्म करे। लेकिन अगर इनको लगता है कि इस आधार पे वो राजनीति करके कुछ बहुत अचीव करने वाले हैं, वो इनकी गलतफहमी है। जी बिल्कुल, मोदी सर ने मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने को लेकर सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग चुका है, जिसके बाद अब राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। आगे बात करते हैं आनंद मोहन के आत्मसमर्पण की। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कई नेता से लेकर अधिकारी तक नीतीश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद एक एक कर कई नेता सामने आए। नेता से लेकर अधिकारी तक सरकार से पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने भी इसे गलत बताया है। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार के इस फैसले पर सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दुनिया के सामने इस आनंद मोहन ने एक डीएम की हत्या की थी और उसकी रिहाई, उसके बेटे की शादी, इस तरीके से नीतीश कुमार जंगल राज को फिर से स्थापित करने के लिए इतने बेचैन हो जाएंगे, बिहार के किसी भी शख्स ने यह सोचा तक नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, और भी 27 खूंखार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार ने तो जंगल राज को स्थापित करने के लिए कानून ही बदल डाले। और यह मजबूरी किस बात की है? आप तो अपनी जिद पे अड़ते हो तो लोग मरे तो मरे, लेकिन आप शराब की नीति को वापस नहीं लेते। ये कौन सी मजबूरी है नीतीश बाबू? क्या आपको जंगल राज स्थापित करना पड़ेगा? और जिस तरीके से, जिस शान के साथ आप उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और मीडिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रही है एक हत्यारे की। बिहार आज हर चीज में पीछे इसलिए है क्योंकि वहां इस तरह के लोगों को हीरो बनाया जाता है। और ये हीरो बनाने वाले कोई और नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें बीजेपी भी शामिल है। इस तरह के अपराधियों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को सड़क पे होना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी चूड़ियां पहन करके घर के अंदर बैठे हुए हैं, कास्ट इक्वेशन देख रहे हैं। जनता का भला हो, बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और राज्य में महागठबंधन की सरकार खतरे में आती नजर आ रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे संजय राउत को शरद पवार के जवाब की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संजय राउत को लेकर चुप्पी तोड़ी है। बीते कुछ दिनों से संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक के बीच लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अजीत पवार को लेकर तंज कसे जा रहे थे। इसके साथ ही शिंदे सरकार के गिरने का भी दावा किया जा रहा था, जिसको लेकर अब शरद पवार का पलटवार जवाब आया है। महाराष्ट्र में सीएम बदलने को लेकर राउत के बयान पर पवार ने कहा है कि सीएम बदलने के बारे में संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है वो उनको अपने सूत्रों से पता लगा होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अजीत पवार ने खुद कहा है कि उन्हें भविष्य का सीएम बताने वाला पोस्टर लगाना पागलपन है। डॉक्टर साहब, क्या ये अगाड़ी में दरार के संकेत हैं? देखिए, अगाड़ी है नहीं, अब अगाड़ी तो एक उसको कह सकते इमेजिनरी गठबंधन है। ये गठबंधन बनाई गई थी जब बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना था, तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये विचारधारा से बिल्कुल अलग थलग की पार्टियां इकट्ठे हो गई और इसका नाम रख दिया महाविकास अघाड़ी। विकास कितना किया ये तो मालूम है। सरकार गई तो एमपी खत्म हो गया। ये लोगों की बेवकूफी है कि जो अभी भी आप समझ रहे हो कि भाई वहां पे कोई महाविकास अघाड़ी है। वो अलायंस बना था सरकार चलाने के लिए, सरकार खत्म, अलायंस खत्म। भाई कितनी बार नाना पटोले कहेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे? कितनी बार शरद पवार ये कहेंगे? 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई ये अघाड़ी है, पता नहीं आगे रहेगी नहीं रहेगी। ये शिवसेना ये पिछलग्गू बनी जा रही है राहुल गांधी की। कभी 10 जनपद फोन करके, तो कभी राहुल गांधी की तारीफ करके, कभी भारत जोड़ो यात्रा में घुस करके
बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे। भाई आपको तो बार बार कह दिया गया यू आर नॉट पार्ट ऑफ यूपीए। भाई आप यूपीए में शामिल हो गए क्या? तो है क्या कि जब से सरकार गई है, पार्टी गई है, सिंबल गया है, संजय राउत ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं। इनको लगा कि इस तरह की बातें करके, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को उन्होंने गर्त में डाल दिया। शरद पवार श्रूड पॉलिटिशियन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया ये जो संजय राउत बोल रहे हैं ये हवाई है, ये अपने मन से इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे ही जाकर के पूछिए। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष तो है नहीं कहीं। विपक्ष में एकता तो तब आएगी जब कोई उसका लीडर होगा। विपक्ष तो तब होगा जब किसी मुद्दे पे आपकी रजामंदी होगी। ये संजय राउत चिल्लाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जेपीसी जेपीसी जेपीसी। शरद पवार ने क्या कहा? ये अडानी का मसला उठाना ठीक नहीं है, ये जेपीसी की मांग गलत है। तो कहां है एकता और कहां है विपक्ष और कहां है ये एमवीए? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस एमवीए इज ऑलरेडी डेड। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है और दिन बीतते बीतते अब अगाड़ी में दरार भी और गहराती नजर आ रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपका विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।